हेलो नमस्कार साथियों। साथियों, आज हमारा हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर है 19। अभी तक आपने दोस्तों 1 से लेकर 18 तक हमारे मॉक टेस्ट नहीं देखे, तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये दोस्तों यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित अप्सरा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है उपन्यास, ऑप्शन नंबर बी है कहानी, ऑप्शन नंबर डी है कविता, ऑप्शन नंबर डी है नाटक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ये उपन्यास था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भाव विलास और रस विलास कृत के लेखक हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है भूषण, ऑप्शन नंबर बी है मतीराम, ऑप्शन नंबर सी है पद्माकर, ऑप्शन नंबर डी है देव। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देव। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर दिए, ऑप्शन नंबर ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी है सूरदास, ऑप्शन नंबर सी है तुलसीदास और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अमीर खुसरो थे जिन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, परिपत्र कब जारी किया जाता है? दोस्तों, परिपत्र कब जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय, ऑप्शन नंबर बी है बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का कार्यान्वित करने के लिए उद्देश्य से, ऑप्शन नंबर सी है किसी अधिकारी की लिखित शिकायत प्राप्त होने पर, ऑप्शन नंबर डी है पुराने भेजे गए पत्र के अनुपालन के लिए पुनः निर्देश देते समय। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5, जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है सोरठा, ऑप्शन नंबर बी है चौपाई, ऑप्शन नंबर सी है दोहा, ऑप्शन नंबर डी है कुंडलियां। तो यहाँ दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोहा। इसमें दोस्तों 13-13 और 11-11 मात्राएं पाई जाती हैं, जबकि इसका उल्टा होता है सोरठा। और चौपाई में दोस्तों 16 मात्राएं होती हैं और कुंडलियां दोस्तों छप्पे और उलाला से मिलकर बनती हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, श्रृंगार रस निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है रस महाजन, ऑप्शन नंबर बी है रसारम, ऑप्शन नंबर सी है रसराज, ऑप्शन नंबर डी है अंतरस। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रसराज। दोस्तों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम या रति होता है। ये इसके दोस्तों 2 भाग होते हैं, एक संयोग रस, एक वियोग रस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, न कांता मपि निभूषण भवति भांति बनिता मुखम अलंकार के संबंध में ये बोली आई है, कथन किस आचार्य का है? तो ऑप्शन नंबर ए भामा, ऑप्शन नंबर बी दंडी, ऑप्शन नंबर सी है जयदेव, ऑप्शन नंबर डी है बामन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भामा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भामा ने ये कथन कहा है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में थी स्मृत सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई। आज बरसने आई, इसमें दोस्तों पूछा है कि कौन सा अलंकार है। दोस्तों, जो घनी भूत पीड़ा थी, कि जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, वह आज बरसने आई। यहाँ दोस्तों पीड़ा शब्द के 2 अर्थ बताए गए। किसके? पीड़ा शब्द के 2 अर्थ बताए गए हैं। दोस्तों, पीड़ा शब्द के 2 अर्थ बताए, एक अर्थ बताया गया है दुख, एक अर्थ बताया है दुख और एक अर्थ बताया गया है पानी। तो यहाँ श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ वक्त हैं। आगे बात करेंगे कि सेनापति मुखिया नाटक का मुख्य पात्र अनेकार्थी
को निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्त करता है? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है कि ध्वज, विलक्षण, नायक, नायक या विलक्षण या अंक। दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी, नायक। नायक है जो सेनापति और मुख्य किरदार, मुख्य नाटक का भाव निभाती है। आगे बात है क्वेश्चन नंबर, चिर चिर चीर के अर्थ का सही विकल्प का चयन कीजिए। चिर चीर के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है पेड़ वस्त्र, ऑप्शन नंबर बी है पुराना वस्त्र, ऑप्शन नंबर सी है वस्त्र पुराना, ऑप्शन नंबर डी है लंबा और प्राचीन। देखो दोस्तों आपको पता होना चाहिए चिर माने, चिर माने होता है, चिर माने होता है पुराना, चिर माने होता है पुराना और चीर माने होता है वस्त्र। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुराना और वस्त्र। आगे देंगे रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? भगवान बड़े दयालु है, भगवान बड़े दयालु हैं, वे सबकी सुनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो है, ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर सी है वे, ऑप्शन नंबर डी है आप। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बे सबकी सुनते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे कि उद्घाटन शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? उद्घाटन शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? दोस्तों उद्घाटन, तो यहाँ उद्घाटन का संधि विच्छेद अगर हम करें तो उद्घाटन का हो उद्घाटन। तो आपको बताया ये पांचवें अक्षर में बदलेगा, ये तीसरे अक्षर में बदलेगा। किसने? तीसरे अक्षर में बदलेगा। तो यहाँ ता था दा धा, तो ता अपने दा में बदलेगा तीसरे अक्षर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। आगे बात करेंगे अयादि संधि है। दोस्तों यहाँ बताना है कि अयादि संधि कौन सी है? अयादि संधि, दोस्तों अयादि संधि बताना है कौन सी? अयादि, सौ प्लस अक, तथा प्लस एव, उत प्लस योग और अप जा, अप प्लस जा। तो यहाँ दोस्तों स्रो प्लस अक हो जाएगा, ये अयादि संधि है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से में शब्द का तत्सम कौन सा है? में शब्द का तत्सम कौन सा है? दोस्तों में का अर्थ होता है मेघ, में का अर्थ होता है मेघ, और मेघ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। किसमें? सी में दिया गया है। आगे बात करेंगे भय का पर्यायवाची नहीं है, भय का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, भय का पर्यायवाची नहीं है। तो अपराधव्य, भविष्यवत या नियत या नियति। दोस्तों भाग्य, भाग्य का मतलब क्या होता है? भाग्य मतलब जो नियति होगी, जो भविष्य होगा और जो प्रबद्ध होगा। लेकिन यह नियत, नियत माने होता है कि इच्छा, मतलब उन्होंने अपनी नियत डिगाली, मतलब उन्होंने ये काम करने के लिए अपनी नियत डिगाली, अपने आप में खोट पैदा कर लिया। आगे देखिए अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। प्रश्न नंबर 16 से 18, ऐतिहासिक दृष्टि भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम संस्कृतों में से एक है। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति सत्य शिव सुंदरम के स्वर्णिम सिद्धांत को अपना ध्येय मानकर विश्व में सदैव अहिंसा, शांति और विश्व बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रचार करती रही है। आगे देखेंगे भारतीय संस्कृति की विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहने तथा उसके सफल रहने का रहस्य उसकी अपनी विशेषताएं हैं, जिनमें प्रमुख है उसकी प्राचीनता, अपृथकता, निरंतरता, आत्मिकता, धर्म प्रधानता, उसके बाद सहिष्णुता और इसके बाद समन्वयता। प्रस्तुत गद्यांश क्वेश्चन नंबर 16, प्रस्तुत गद्यांश में क्या वर्णित है? दोस्तों प्रस्तुत गद्यांश में क्या वर्णित है? दोस्तों प्रस्तुत गद्यांश में क्या वर्णित है? तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है भारतीय संस्कृति का मूल्यांकन, भारतीय संस्कृति का प्रचार, भारतीय संस्कृति की विशेषता और भारतीय संस्कृति परंपरा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारतीय संस्कृति की विशेषता बताता है वो। क्वेश्चन नंबर 17, प्रस्तुत गद्यांश में कौन सा शब्द विषम शब्द का विलोम होगा? विषम शब्द का विलोम होगा। दोस्तों विषम का विलोम होगा, दोस्तों विषम का विलोम पूछा उसने। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है विकट, ऑप्शन नंबर बी है समान, ऑप्शन नंबर डी है कठिन, ऑप्शन नंबर
डी है सम। तो यहाँ सम विषम होता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विषम का विलोम सम होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, सदैव शब्द के विच्छेद दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है। तो सदैव, तो यहाँ सदैव का संधि विच्छेद देखना है, तो सदैव सदा प्लस एव, यहाँ दोस्तों कौन सी संधि है इसमें दोस्तों, सदैव में आपको बताना है कौन सी संधि है। यहाँ सद सदे प्लस बा, सदा प्लस एव, या सद प्लस एव, या सदा प्लस एव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सदा प्लस एव। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है सदैव में कौन सी संधि है, जो किस समूह और क्वेश्चन बोलने से किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है, सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। अवनि, प्रकाश, आविर्भाव, तिरोभाव, अमृत, सुधा और अनुकूल, विरक्त। दोस्तों किसमें सही प्रयोग हुआ है, विलोम शब्द का सही प्रयोग हुआ है। तो आपको होता है आविर्भाव, आविर्भाव और तिरोभाव, या आविर्भाव सही हो जाएगा, आविर्भाव और तिरोभाव सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जबकि अवनि का दोस्तों अर्थ होता है, अवनि का अर्थ होता है पृथ्वी, और इसका विलोम होगा आकाश। इसका विलोम क्या होता है, आकाश, अंबर होगा। ये प्रकाश गलत है। आगे बात करेंगे, अमृत और सुधा, अमृत और सुधा, ये दोस्तों दोनों ही अमर है, इस इनके दोनों का अर्थ है अमर, ये भी गलत हो गया। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए 4 वाक्यों में से गलत वाक्य की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, कुत्ता चिल्ला रहा है, नदियां गा रही हैं, कोयल कूक रही है, घोड़ा हिनहिना रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में एक एक गलत दिया गया है। यहाँ दोस्तों ऑप्शन बी सही है, नदियां गा रही हैं और कोयल कूक रही है, सही बात है, कोयल कूकती है, घोड़ा हिनहिनाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों कुत्ता चिल्लाता नहीं है, कुत्ता भौंकता है। क्या होता है, भौंकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। दोस्तों अंतर्ध्यान, अनाधिकार, प्रज्वलित, उज्ज्वल, इसमें बताना है दोस्तों अशुद्ध कौन सा है, कैसा अशुद्ध। दोस्तों यहाँ बात करेंगे कि अनाधिकार अशुद्ध है, क्योंकि दोस्तों यहाँ अनाधिकार अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है, अनाधिकार, क्योंकि दोस्तों यहाँ अनाधिकार ऐसे नहीं लिखा जाता, अनाधिकार लिखा जाता है, यहाँ एक डंडा नहीं होगा, यहाँ एक डंडा नहीं होगा, एक ही डंडा होगा, तब सही होगा ये। आगे बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 22, अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं थे। दोस्तों अमीर खुसरो दोस्तों ये इनकी गजलें बहुत प्रसिद्ध है, इनकी गीत भी प्रसिद्ध है, इनकी पहेलियां प्रसिद्ध है, लेकिन ये खलिकवारी के लिए प्रसिद्ध नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से वर्णिक है। दोस्तों वर्णिक छंद है, यहाँ वर्णिक छंद देखेंगे दोस्तों, यहाँ देखेंगे वर्णिक छंद, ऑप्शन नंबर ए है दोहा, ये दोस्तों मात्रिक छंद है। उसके बाद उसका कुंडलियां, ये भी मात्रिक छंद है। उसका छप्पा, ये भी मात्रिक छंद है। लेकिन अद्रम्बित ये वर्णिक छंद है। ये कैसा छंद है, ये वर्णिक छंद है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, हवन कुंड में कौन सा समास है। दोस्तों हवन कुंड, हवन के लिए कुंड, हवन के लिए कुंड। अब के लिए है, क्या है, के लिए, यह दोस्तों विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ है। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों पछताना, या असमंजस में पड़ना, या घबरा जाना, या होश उड़ जाना। तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असमंजस में पड़ना। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है। दोस्तों किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है। दोस्तों ये कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए प्रार्थना, ऑप्शन नंबर बी है अनुष्ठान, ऑप्शन नंबर सी है अभ्यर्थना, या ऑप्शन नंबर डी है मंत्रणा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा, अनुष्ठान। अगली बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 27, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य है, सूरज उगने पर कुहासा फट गया, ऑप्शन नंबर बी है उसके पास जो कुछ था वो खो गया, ऑप्शन नंबर सी है उसका सब कुछ हो गया, ऑप्शन नंबर डी है उसने अपना घर लुटा दिया। तो यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों कि उसके पास सब कुछ था वह खो गया, उसके पास सब कुछ था वह खो गया, ऑप्शन नंबर
वी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, रवि हमेशा घूमने आता है, इस वाक्य में हमेशा है, हमेशा, रवि हमेशा घूमने आता है। तो दोस्तों हमेशा क्या है इस वाक्य में, देखेंगे ऑप्शन, इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है कर्म, ऑप्शन ए है कर्म, ऑप्शन बी है संज्ञा, ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी है संज्ञा, ऑप्शन सी है क्रिया विशेषण। तो यह हमेशा दोस्तों हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में अव्यय है, दोस्तों अव्यय है लेकिन, कृष्णा, जापान, उत्तर। दोस्तों अव्यय क्या होता है, जिन पर संज्ञा संज्ञा सर्वनाम आदि का कोई प्रभाव नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। लेकिन पर संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 30, जयंत पढ़ रहा होगा, वाक्य किस काल का भेद का उदाहरण है। दोस्तों जयंत पढ़ रहा होगा, संदिग्ध है, कैसा है, संदिग्ध है, कि पढ़ रहा होगा पता नहीं है, संदिग्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संदिग्ध। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 31, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। दोस्तों मैंने बताया था कि सकर्मक क्रिया, दोस्तों यहाँ मैंने आपको बताया था खाना पीना, ये सकर्मक क्रियाएं हैं, जबकि बैठना और ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। तो गाय बैठती है अकर्मक है, सूरज निकलता है अकर्मक है, सांप सरकता है अकर्मक है, लेकिन श्याम खाता है ये सकर्मक क्रिया है। क्या है, सकर्मक क्रिया। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन देखेंगे 32 के, कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है, सच्ची बात, मानो आज, मानो अनाज, गोल आंखें, या लाल रंग। दोस्तों गुणवाचक विशेषण नहीं है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो ऐसा गुणवाचक नहीं है, क्या नहीं है, मनो, मानो अनाज, ये गुणवाचक नहीं है, क्योंकि दोस्तों सच्ची बात ये गुण है, गुण दोष के अंदर आता है। क्योंकि गोल आंखें, ये गोल, ये आकार के अंदर आती है। लाल रंग, ये भी गुणवाचक विशेषण है। आगे बात है क्वेश्चन नंबर 33, घूसी प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है। घूसी प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है। दोस्तों घूसी, अब दोस्तों देखना है कि घूसी प्रेमचंद की किस कहानी का प्रमुख पात्र है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गोदान, ऑप्शन नंबर बी कफन, ऑप्शन सी है पूस की रात, ऑप्शन नंबर डी है ईदगाह। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कफन का। जबकि दोस्तों गोदान में, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, मेरी गोद में बच्चा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। मेरी गोद में बच्चा है, दोस्तों यहाँ क्या है, में, और आपको बताया कथा नहीं कर्म को अर्थ से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अपादान से अलग, अधिकरण में पर पे, अधिकरण। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अधिकरण कर्म, अधिकरण कारक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। मैंने आपसे कहा था कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जानने के लिए आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि आपकी इच्छा, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आपकी इच्छा, ये स्त्रीलिंग है। आपका योगदान, ये पुल्लिंग, ये पुल्लिंग हो गया, जबकि आपकी इच्छा ये स्त्रीलिंग, इच्छा कैसा होगा, स्त्रीलिंग। आपका उपकार ये भी पुल्लिंग हो गया, आपके संस्कार ये भी पुल्लिंग हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है। दोस्तों पुस्तक रखी है, पुस्तक कैसी है, पुस्तक रखी है, वाक्य में कौन सा वचन है। देखो एक पुस्तक, एक ही की तो बात कर रहा है कि पुस्तक रखी है, तो यहाँ एक वचन हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से अपील शब्द है। दोस्तों अपील, अपील शब्द है, देशज, तद्भव, विदेशज, या तत्सम। यहाँ अपील शब्द हो जाएगा विदेशज। कैसा है, विदेशज शब्द, कैसा है, एक विदेशज शब्द है जो कि अंग्रेजी भाषा का है। किसका है, अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, अत्याधुनिक शब्द में उपयुक्त अप्रयुक्त उपसर्ग क्या है। अत्याधुनिक, अत्य प्लस आधुनिक, अति प्लस आधुनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अति प्लस आधुनिक, मिलकर बनेगा अत्याधुनिक। क्या बनेगा, अत्याधुनिक। तो अति प्लस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 39, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। औपचारिक, औपचारिक यानी औपचारिक में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों औपचारिक में, औपचारिक में ऑप्शन नंबर एक
आ, का या एक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक प्रत्यय। क्या है? एक प्रत्यय है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 40। किस चिन्ह, किस ब्राह्म चिन्ह को घोतक है? किस ब्राह्म चिन्ह का घोतक है? उद्धरण। ये उसने पूछा है किस चिन्ह, ये जो चिन्ह है ये किस ब्राह्म चिन्ह का घोतक है? तो दोस्तों उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, विवरण चिन्ह या पुनरुक्त सूचक चिन्ह। तो यहाँ दोस्तों दिख रहा है ये कोष्टक चिन्ह हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों आगे आपके लिए बहुत जल्दी दोबारा मॉक टेस्ट 20 नंबर आने वाला है। तो जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।